बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि बेटे आप लोगों को पता है कि हम लोग 9th क्लास का मैथ उसका पहला चैप्टर कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 जो है इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा फौरन से इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेटा सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ ही बेटे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज की क्लास में बेटे जो हमने क्वेश्चन करने हैं उसके लिए बेसिकली वैसे तो कोई खास उसकी थ्योरी नहीं है, उसमें कोई टर्म्स नहीं है, रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। जो जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम साथ साथ थोड़े थोड़े जो जो कंसेप्ट आएंगे वो बेटे हम लोग उसको याद करेंगे, यहाँ पर उसको समझाएंगे भी और आप लोगों तक पहुंचाएंगे भी। देखो बेटे यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। बात समझ आ गई? सर इंटीजर्स होने चाहिए और 3 होने चाहिए। वर्ड उसने लिख दिया कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बेटा एक के बाद दूसरा, बिल्कुल उससे अगला। जिस तरह 2 है तो 2 का कंसेक्यूटिव क्या होगा? 3, 3 का कंसेक्यूटिव 4, 4 का 5 एंड सो ऑन। अब आपने जो बात समझनी है, जिसको आपने याद रखना है, जो आपके बेटे काम आएगी, अगर खाली कंसेक्यूटिव कहता कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो बेटा उसको हम जिस तरह आम लेट कर लेते, एक एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। जैसा कि देखो मैं कहता हूं अगर एक 3 है तो अगला कैसे आएगा? 3 में 1 प्लस करें, फिर 4 आया, 4 में 1 प्लस करें, फिर 5 में 1 प्लस करें, अगला आ जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेटा 3 लिखा, 3 में 1 प्लस करें एक, 3 में 2 प्लस करें उससे अगला, 3 में 3 प्लस करें उससे अगला, और इसी तरह सॉन आगे चलता रहेगा। आप सिर्फ ये समझ लें कि 3 को हमने क्या कह दिया है? एक्स कह दिया। तो बेटे आपके पास अगर एक इंटीजर एक्स है तो फिर दूसरा क्या होना चाहिए? एक्स प्लस 1, और उससे अगला क्या होना चाहिए? एक्स प्लस 2, उससे अगला एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन बेटे हमें जरूरत किसकी है? हमें सिर्फ 3 की जरूरत। ये भाई गए, ये 3 इंटीजर्स कंसेक्यूटिव उसने कहे थे, हमने लेट कर लिए। ये सर अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव का वर्ड बोले, लेकिन बेटे कुछ क्वेश्चन में वो क्या करेगा, कभी ऑड कंसेक्यूटिव बोलेगा और कभी बेटे वो क्या करेगा, इवन कंसेक्यूटिव बोलेगा। बेटे ऑड बोले या इवन बोले, आपने एक्स से स्टार्ट नहीं लेना, आपने कहां से स्टार्ट लेना है? 2x। जो पहली बात आपने याद रखनी। फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ कंसेक्यूटिव बोले तो पहला डिजिट x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, फिर x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल सी बात आ गई। अभी वो बोल रहा है जी कोड ऑड कंसेक्यूटिव और इवन कंसेक्यूटिव। अगर बेटे वो ऑड कंसेक्यूटिव की बात करता है तो आप लोगों ने 2x से स्टार्ट करना है, इवन की बात करें तो भी 2x से स्टार्ट लेना है। तो सर फिर आगे कंसेक्यूटिव कैसे आएगा? कंसेक्यूटिव बनाने के लिए बेटे 2x में आपने ओड नंबर्स प्लस करने हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5 एंड सो ऑन। और बेटा इवन कंसेक्यूटिव बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है, इसमें इवन नंबर्स को प्लस करना है। देखो जरा करके देखते हैं। 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 सॉरी, और ये आगे क्या होगा? चलता जाए। तो आपने ओड नंबर्स क्या कर दिए? प्लस। और अगर बेटे वो इवन कंसेक्यूटिव कह दे तो फिर भी मसला कोई नहीं, 2x तो आना ही आना है, बस इवन नंबर प्लस कर दें। 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 एंड सो ऑन, वो आगे क्या होगा? चलता चला जाएगा। तो इस तरह बेटे आप ओड कंसेक्यूटिव, इवन कंसेक्यूटिव
और कंसेक्यूटिव नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक पॉइंट था, इसे बेटे आप लोगों ने याद रखना है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट करेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कितने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं? 3, x, x प्लस 1, x प्लस 2। इसमें बेटे आपने तरतीब से नंबर ऐड करने हैं, इवन ऑड वाला हिसाब नहीं। कंडीशन क्या है? जरा क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ लेते हैं एक दफा फिर। इफ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, कहता है पहला दूसरा तीसरा तीनों इंटीजर्स को क्या कर दो, सम कर दो। 42 के बराबर आंसर लिख दो। एक x है, एक x प्लस 1 है, एक x प्लस 2 है, तीनों को सम किया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेटे आंसर कितना आ गया? 42। प्लस करो x x x, 3x हुआ, 2 प्लस 1, 3 हुआ, 42। बेटे 3 प्लस का उधर भेज दें, उधर जगह किसका हो जाएगा? माइनस का। 42 में से 3 माइनस करें, आंसर बेटे कितना? 39। हमें क्या चाहिए? सिर्फ x। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, उधर मेरे बच्चे इससे जाके क्या कर देंगे? डिवाइड करो बेटे, डिवाइड। 3 1 3, 3 3 9। तो देखें भाई, एक इंटीजर हमारे यहाँ जो हमने लेट किए थे उनमें से x निकल आया कितना? 13। अब अगले भी दो चाहिए, तो उसके लिए बेटे हमने क्या करना है? ये रेस कर रहा हूं, आप लोगों ने ये फर्स्ट आ गया, सेकंड इंटीजर वो बेटे क्या था? x प्लस 1। ये बेटे 13 है, इसमें प्लस 1 कर दें, आंसर कितना? 14। फिर बेटे थर्ड इंटीजर वो बेटा क्या था? x प्लस 2। 13 प्लस 2 करेंगे तो बेटे आंसर कितना? 40। तो बेटे आपके पास आंसर में क्या आ गया? आप लिखेंगे हेंस द 3 consecutive integers are 13, 14 एंड 15। ये तीनों बेटे आपके पास मैंने लाइन में लिख दिए। आप इनका सम करके देखें, आपके पास जो आंसर है वो 42 ही आएगा। तो ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हुआ। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें बेटे आपकी बुक में इस तरह से एक डायग्राम बना दिया है जिसमें वो ए बी और सी नेम देता है इसका। और देखें ए सी की वैल्यू उसमें कितनी दी हुई है? √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। कहते जी इनमें ए सी लेंथ ये गिवन है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बेटे उसने आपको दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√3 प्लस b√5। वो कहना चाह रहा है कि आंसर में ये चीजें आनी चाहिए। ए बी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, कोई इंटीजर आ सकता है। तो उसने लिखा है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। सबसे पहले बेटे आप लोगों को, चूंकि उसने बता दिया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो बेटे वो मैं लिख रहा हूँ, आपने याद रखना है आज के बाद। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या होगा बेटे? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जी एरिया जो है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। हमने उसका नाम लिखा, 1/2 लिखा। बेस बेटा कितनी है? ए सी। हाइट बेटे कितनी है? ए और बी।
मैंने बेस नीचे वाली साइड ये वाली, यहाँ पर एंगल 90 है, सीधे खड़े वाले जिले को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। आगे जाके हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि भाई ये बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते, ये हमेशा गिवन एंगल जो हमारा रिस्पेक्टिव एंगल होता है उसके लिहाज से चेंज होते हैं। तो ये इंशाल्लाह अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला, तो फिर उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में इसकी डिटेल आएगी। बेटे एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है, बस कुछ नहीं करना। 1 + √15 1/2 AC उसकी वैल्यू लगानी है, √3 + √5 वैल्यू पुट कर दी, इनटू AB चूंकि उसने कहा फाइंड करो, वो बेटे हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ये आपके पास एरिया की वैल्यू है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 + √15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फैक्टर बेटा इधर नीचे ले आए और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। √3 + √5 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे मोहतरम, AB। जब प्यारे बच्चों ये आ गया तो यहाँ पर हमने एक बात सीख रखी थी कि भाई डिनोमिनेटर के अंदर अगर आपका इर्रेशनल नंबर आ जाए तो उसको पहले क्या करना है, आपने रैशनलाइज करना है। तो हम इसको अब पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज। मैं ए बी इधर लिख रहा हूं, 2 × 1 + √15 बेटा इधर लिख रहा हूं, √3 + √5। रैशनलाइज के लिए बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी उसका कंजुगेट लेंगे और मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी। तो एज इट इज 1 + √15 √3 - √5 से मल्टीप्लाई। नीचे बेटा देखो दो वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी थी हमने, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। तो बेटा दो वैल्यू सेम हो, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो करना क्या है आपको, रूल के मुताबिक दोनों का स्क्वायर लिखना है, लिखो और दरमियान में साइन क्या लगाना है, माइनस। ये बेटा 2 1 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, 2 चुके सबके साथ ऐसे ब्रैकेट लगा दें, और ये √3 - √5 से मल्टीप्लाई, प्लस बेटे ये जो 15 है ये भी तो कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है ना, इसे भी बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये बेटा इससे कटा और ये इससे कटा, 3 - 5 बच गया। ये बेटे 2 एज इट इज, 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से बेटे नो चेंज, वैल्यू एज इट इज ही आ जाएगी। प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे मैंने आपको कहा था रेडिकल वाली वैल्यू को रेडिकल वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 45, प्लस माइनस माइनस, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा कितना, 75, ओवर बेटे कितना, 2। 3 में से 5 माइनस किया तो -2, 2 2 से कट गया। जब 2 कट गया तो बाकी बचा वो लिख दो, √3 - √5। बेटे 45 जो लिखा है हम इसको 9 × 5 नहीं लिख सकते, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 ही होता है, माइनस 75 को बेटा 25 × 3 नहीं लिख सकते, लिख दिया। नीचे का माइनस फिलहाल वैसे लिखी जाए, आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बेटे चले इधर ही कर ही दो, माइनस ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले सारे साइन क्या कर देगा, चेंज। ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये बेटे √5 माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर ये प्लस माइनस माइनस हुआ। 9 जो है बेटा ये तो परफेक्ट स्क्वायर था,
और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई? 3 का। तो बेटा ये जो 3 है, चले हम एक दफा स्क्वायर लिखते हैं, फिर हम इसको अगले स्टेप पे लेके जाएंगे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह 25 जो है बेटे वो भी तो 5 का स्क्वायर है। नीचे डिनोमिनेटर खत्म हो गया और लिखने की जरूरत अब नहीं। माइनस लिखा बेटा, 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर कटेगा बाहर आ जाएगा 3 5 प्लस 5 का स्क्वायर कटेगा बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 3। बेटे सेम रेडिकल वाली वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी अपने बाहर के कांस्टेंट्स के साथ। माइनस √3 प्लस 5 √3। बेटे प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो आपके पास आ जाएगा 4 √3। अंडर के साथ यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ √5 के साथ माइनस का 3 है। -3 में +1 करेंगे तो बेटे -2 √5। जरा देखें हमारा आंसर, उसने कहा था इस टर्म में होना चाहिए a√3 प्लस b√5। तो बेटे ये देखो हमारा आंसर इसी टर्म में आ गया, जिसमें a किसके इक्वल है 4 के और b किसके इक्वल है -2 के। तो इसके साथ ही बेटे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगल हैज अ साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर। ये बेटे आपको एक रेक्टेंगल की साइड्स दे दी गई हैं। उसने एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b√2। इस फॉर्म में आपने उसको प्रेजेंट करना है और a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। बेटे सबसे पहले जरा रेक्टेंगल देखते हैं किसे कहते हैं। एक ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड इस तरह से हो कि ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो। ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल और पैरेलल हो और उसका हर एंगल 90 डिग्री हो। हर एंगल कितना हो तो हम उसे कहेंगे ये रेक्टेंगल है। और बेटे रेक्टेंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है, हम उसकी लेंथ को उसकी ब्रिड्थ से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेक्टेंगल का क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो आए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिड्थ। इसमें बेटे उसने लेंथ और ये आपको आगे दूसरी वैल्यू दे दी है, दोनों को उसने लेंथ कंसीडर कर लिया है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप उसकी जगह पे इसको पहले लिख लें, ब्रिड्थ को बाद में, ब्रिड्थ को पहले उसको बाद में, इससे आपने परेशान नहीं होना। ये बेटा वैल्यू दे दी गई है। इसको जरा मैं पहले सिंप्लीफाई ना कर लूं। ये एरिया है, 18 को 9 × 2 लिख सकता हूं। बेटे 9 अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 4 √2। अब बेटा इस 2 को लेंगे, कंप्लीट ब्रैकेट से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर बेटे 302 को लेंगे, ये भी बेटे अगर अंदर जो है वो कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। 2 5 10 माइनस बेटे ये 4 है, और 4 जो है इसको आप लिखें यहां पर और मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं। यह एक स्टेप करना है आपकी आसानी के लिए, उधर देखिएगा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है फिलहाल। प्लस बेटे ये मल्टीप्लाई होगा 3 5 15 √2, इससे मल्टीप्लाई हो गया, आ गया ये कांस्टेंट बाई वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, 5 से 15 √2 वैसे प्लस माइनस माइनस। बेटे यहां पर जब ये इधर जाएगा 3 √2, मैं जरा एक कंप्लीट लिख देता हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ जाएं।
इसने बेटे इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होना है 4√2 से, √2 से कट गया, ये 10 बेटे -4, ये जो 2 लिखा है जरा मुझे बताएं, 2 पे स्क्वायर लगा के स्क्वायर रूट लगा दूं तो ये फिर भी तो 2 ही रहना है ना भाई, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा पावर जो 2 है, तो बाकी 2 बचेगा। और अगर ऐसा है तो बेटा देखें स्क्वायर 2 पावर का मतलब इसको कितनी दफा लिख सकता हूँ, 2 दफा, तो रहना तो इसने 2 के इक्वल ही है। हमने कहा था रेडिकल अलग अलग कर सकते हैं, रहना फिर भी 2 ही है, तो 2 की जगह पे मैं √2 और √2 लिख सकता हूँ, तो मैंने वहां से वो बात उठाई और बेटे इसकी जगह पर लिख दिया 15√2 -3/4 ये वैसे का वैसे। ऐसे मैंने इसलिए किया ताकि ये रकम मेरी जो है यहां से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। बेटा ये 10 है प्लस का, 12 माइनस का, 10 में से 12 माइनस कर दें, इधर आ जाएगा -4√2 प्लस ये है 15√2। बेटे दोनों की रेडिकल वाली वैल्यू सेम है तो कांस्टेंट आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। 10 में से 12 निकाले -2, 15 में से 11 माइनस हो रहा है तो बेटे प्लस का 11√2। जरा देखिएगा गौर कीजिएगा, उसने कहा था भाई आंसर किस शक्ल में चाहिए, a + b√2 में। तो बेटा ये हमने जहां पर इसको देखिए जरा मैं कंपेयर कराऊं, अगर a + b√2 तो आंसर आ गया उसी के बराबर जिसमें a -2 है और b बेटा किसके इक्वल है, 11 के। तो उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटे। अच्छा बेटे इसमें आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एंड पे जाकर आपने चूंकि एरिया निकाला है तो आपने मीटर स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट ना लिखने पर भी वो एक नंबर आपका डिटेक्ट कर सकता है, लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर whose sum is 68 and difference is 22। वेरी सिंपल, बड़ा आसान। आपके पास जी दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 68, हमें दोनों नंबर्स का ही नहीं पता। अगर फर्ज करें एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, ये मैं आपको आसान मिसाल में ये समझाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास दो लोग हैं, एक का नाम a है और एक का नाम b है। इन दोनों के पैसे हैं जिन्होंने मेरे पास जमा करा रखे हैं वो है 50 रुपए, जिसमें a के पैसे कितने हैं 30 रुपए, b के कितने होंगे, फौरन से जरा आंसर बताएं। बिल्कुल एग्जैक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कितना होगा 20। सर हमें कैसे पता लगा, हमने क्या किया, हमने टोटल में से इसके पैसों को माइनस कर दिया। अब टोटल हमें पता है 68 यहां दिया हुआ है, इसके पैसे भी नहीं पता थे, उसको हमने क्या किया, एक्स लेट किया। तो बेटे अगर एक नंबर एक्स है तो ये दूसरा कैसे आया था, टोटल में से उसके पैसे माइनस किए थे। टोटल तो हमारा 68 है, माइनस ए का भी हमें पता नहीं वो क्या है एक्स, तो अगर एक नंबर एक्स है तो बेटा दूसरा फिर कितना हो जाएगा 68 माइनस एक्स। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ गए होंगे। आए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट नंबर्स। वो नंबर्स क्या हैं जी, अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा 68 माइनस एक्स, एक एक्स होगा, दूसरा निकालने के लिए टोटल में से वो वैल्यू निकाल दो भाई, बड़ी आसान बात है। दूसरा नंबर आ गया। कंडीशन देखिए जी क्वेश्चन की, हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने बेटे पहली कंडीशन में क्या है, दोनों का सम कितना है 68 है, तो बेटे एक एक्स है, दूसरा उस सम में से माइनस कर दिया। सेकंड कंडीशन है डिफरेंस इज 22, बेटे एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है 68 माइनस एक्स, कहता है दोनों नंबरों को माइनस कर दो। डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस कर दे। जब माइनस करेंगे तो कहता है बेटे आंसर कितना आएगा 22, जो उसने कहा हमने उसको यहां पर लिख दिया। ये दो नंबर्स थे x और 68 माइनस एक्स, कहते हैं इनको माइनस करो, डिफरेंस लो, माइनस कर दिया, आंसर कितना 22। ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दें, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज। बेटे x प्लस एक्स कितना 2x, 68 माइनस का इधर ले जाएं प्लस का, इनको ऐड करें 8 और ये दो बेटे कितना हो जाएगा 10, 6 2 8 और 1 9, 90 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, इधर आगे क्या हो गया डिवाइड।
डिवाइड करें बेटे, कितना आंसर आ गया 45। एक नंबर आ गया जी 45। सेकंड नंबर, हमें पता है अगर एक x था तो सेकंड नंबर क्या था 68 माइनस एक्स। तो बेटा 68 x की जगह पे क्या लगाया 45, करें माइनस 8 में से 5 3, 6 में से 4 2, आपके पास आंसर आ गया बेटे कितना 23। आप ऐड करके देखें, 45 में 23 ऐड करें, 5 3 8 6, आंसर बेटे कितना आया 68। तो इसके साथ ही बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, वो कहना चाह रहे जी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। आपको पता है गर्मियों का सीजन पड़ रहा है और गर्मी सर्दियों से ज्यादा पड़ रही है। तो उसने कहा भाई 2024 के अंदर ना गैर मुतवक्का तौर पर जो गर्मियों का मौसम था वो ज्यादा गर्म था बनिस्बत पिछले सालों के। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री। उसने कहा जी टेम्परेचर कहां तक चला गया है 48 डिग्री तक। तो कहते हैं जी बाय यूजिंग द फार्मूला, उसने कहा ये फार्मूला यूज करो और इसी टेम्परेचर को बेटा किसमें कन्वर्ट कर दो फ़ारेनहाइट में। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। सोल्यूशन में फार्मूला पुट किया, F इज इक्वल टू 9/5 C सेल्सियस में डिग्री प्लस 32। बेटे F एज इट इज लिखेंगे 9/5, C की वैल्यू बेटा कितनी है 48 प्लस 32। अभी हम जरा 48 को डिवाइड करते हैं तो 5 9 45, 3 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 6 30। बेटे आंसर आ गया डिवाइड करने पर 5 से इस वैल्यू को 9.6 प्लस 32 बेटा वैसे ही। अब बेटा 9 को क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 कितना होगा 54, 4 लगा 5 कैरी, 9 9 81 है, 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 86। एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस कितना आ गया 32। इसको बेटा इसमें ऐड कर दें, 6 में 2 ऐड होगा 8, 8 में 3 ऐड होगा 11, और ये पॉइंट जो है उसके बाद वाली वैल्यू वैसे की वैसे। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री वो बेटा कितना आ गया 118.4 फ़ारेनहाइट। वेरी सिंपल, बड़ा आसान सवाल था, मुकम्मल हुआ। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर। कहते हैं बाप और बेटे की उम्र इकट्ठी करो ना तो 72 आता है। ये बिल्कुल पिछला सवाल है जिसमें हमने कहा था कि 2 नंबर का सम कितना है 68। अब उसने 2 नंबर की बजाय 2 नंबर से यहाँ पे बाप और बेटा ले आया, तो बेटे लेट वही करना है आपने, लेट एज ऑफ फादर एक्स ले लें, आप लोग एज ऑफ सन भी एक्स ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो एज ऑफ सन अब कितनी होगी, टोटल में से बेटे फादर की एज माइनस कर दो, जो बचेगी वो किसकी एज रह जाएगी बेटे की। अच्छा आज ना आज बाप की जो एज है वो एक्स है, कितनी है एक्स। आज से 6 साल पहले कितनी होगी, मिसाल के तौर पे आप अगर आज 15 साल के हैं तो 6 साल पहले कितने के होंगे भाई, 15 में से 6 माइनस कर दो ना, तो 9 साल आ गई। तो उसने कहा 6 ईयर अगो, 6 साल पहले फादर एज वाज 2 टाइम। बेटे जब टाइम्स का वर्ड आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है, टाइम्स का वर्ड आ जाए तो मल्टीप्लाई करना है। 2 टाइम द एज ऑफ द सन, व्हाट वाज द ए सन एज 6 ईयर अगो। बेटे की 6 साल पहले की उम्र निकालनी है, तो पहले लेट तो करें ना, जरा इक्वेशन तो बनाएं। हम लिखते हैं एज ऑफ फादर बिफोर 6 ईयर। बेटे बाप आज एक्स का था, 6 साल पहले कितने का होगा एक्स माइनस 6 ईयर्स का, 7 ईयर्स लिख लें।
तो एज ऑफ फादर की जगह पे आ गया सन बिफोर 6 ईयर्स को। जितनी बेटे की आज उम्र है वो है 72 माइनस एक्स, उसमें से कितना माइनस कर दें 6, ये भी ईयर्स में आ गया। इसको सिंप्लीफाई करो ना जरा, 72 में से 6 निकालें, 12 में से 6 बेटे कितना रह गया 6, और यहाँ क्या रह गया 6, माइनस एक्स एज इट इज वैसे का वैसे लिखा, ईयर साथ लिख दें। कंडीशन पे आ गए, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन क्या है, एज ऑफ फादर बिफोर 6 ईयर्स, 6 साल पहले जो बाप की एज है वाज 2 टाइम, बेटे 2 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, किसके 2 टाइम है, एज ऑफ द सन, एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स। बेटे फादर की एज लिखें कितनी है, बिफोर 6 ईयर x माइनस 6, 2 इंटू एज ऑफ सन बेटा 6 ईयर कितनी है 66 माइनस x, x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ बेटे इसको मल्टीप्लाई करा दें, ये आ जाएगा 6 तो 12 और 1 13 माइनस 2x, 2 इधर भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो तो सन में कंफ्यूजन कर रहा है, x माइनस 6, एक मिनट चेक कर लें जरा ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा जी बेटे इसको मल्टीप्लाई करा दें आप लोग, 6 2 को अंदर 6 तो 12, 12 और 1 13 और x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x, x वाली वैल्यू बेटा इधर इकट्ठी कर लें, माइनस है प्लस हो जाएगा 32 और बेटे माइनस का 6 उधर चले जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 3x, ऐड करें बेटे आ जाएगा 138, हमें x मिल रहा है तो बेटे हम लोग क्या करेंगे 3 को उधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, 3 4 12, एक से आगे गया 3 6 18, 46 ईयर्स ये x आया है, x कितना आ गया है 46 ईयर्स। अब उसने आपसे x नहीं पूछा, उसने पूछा है एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर, वो बेटा ये लिखी है, आप लोग यहां पर लिखें एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, वो है बेटे 66 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है 66 माइनस एक्स, एज ऑफ सन बिफोर 6 ईयर्स, वो ये लिखी है, एक्स की जस्ट वैल्यू पुट करें, वो बेटा कितनी थी 46, पुट कर दी, आंसर कितना आ गया 20 ईयर्स। तो बेटा जो बेटा है उसकी एज कितनी आ गई, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी 20 साल 26 ईयर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटे कंप्लीट। अच्छा जी बेटे क्वेश्चन देखिए जरा, 7 वाला कहता है मिरहा बाउट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले बेटे कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, बेटे एक टर्म होती है कॉस्ट प्राइस, क्या लिखते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, इसको हम इन शॉर्ट सीपी लिखते हैं। एक होता है बेटा सेल प्राइस, इसको एससी से लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस जिस पर चीज खरीदी जाए, सेल जिस पर वही जाके बेच दो। कहता जी मिरहा ने 1500 का खिलौना खरीदा है और 1520 का बेच दिया है, जरा देख के बताएं प्रॉफिट होगा लॉस। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है, जारी बात है महंगा बेचा है। और अगर मैं पूछूं बेटे प्रॉफिट बताओ कितना हो रहा है, तो बोले जल्दी से कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट 20 रुपए। तो बेटे प्रॉफिट कैसे निकला, 1520 में से 1500 माइनस कर दिया, 1520 क्या था सेलिंग प्राइस, 1500 क्या था कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग में से कॉस्ट निकाला तो बेटे जो 20 आया है वो किसके बराबर है हमारी
प्रॉफिट के। तो इससे हमने एक फॉर्मूला सीखा, प्रॉफिट जब आपने निकालनी हो तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं, और ये फार्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगी। अगर कम हो जाए तो बेटा लॉस होगा, फिर कॉस्ट में से सेलिंग माइनस करेंगे। तो ये तो बात समझ आ गई। फिर उसने कहा व्हाट वाज आवर प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा याद रखो, जब भी परसेंटेज लेते हैं तो हम लोग गिवन वैल्यू की टोटल वैल्यू से रेशो ले लेते हैं। गिवन वैल्यू किसकी है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो प्रॉफिट हमें पता है 20 है, लेकिन सर रेशो डिवाइड किस पे करना है। याद रखो बेटे, आज के बाद हमेशा जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या मेरे बच्चों लॉस परसेंट निकालना हो, डिवाइड हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, चाहे आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, चाहे बच्चों आप लोगों ने लॉस परसेंट निकालना है, डिवाइड हमेशा बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे ही करना है। तो ये बात याद रहेगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है, उससे पहले मैंने कहा ये दो चार बातें डिस्कस कर लें। बेटे कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय, कितने का खरीदा मिरहा ने, 1500 का। सेल प्राइस ऑफ अ टॉय, कितने का बेच रही है वो, 1520 का। आप लोग भी तो कर लेते हैं ना, दोस्त आपस में, फ्रेंड्स आपस में कर लेते हो या कर लेती हो। कोई चीज खरीदी है, बाजार से आगे ला के 10-20 रुपए प्रॉफिट करके दोस्तों को बेच दिया, तो 20-30 रुपए कमा लिए, प्रॉफिट आ गया। तो बेटा उसने भी यही किया, खरीदा और आगे बेच दिया। तो बेटे आपके पास उसका प्रॉफिट पहले निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पढ़ा है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना आ गया, 1520 में से बच्चों 1500 माइनस करें तो 20 रुपए का प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया। अब उसने आपसे कहा कि प्रॉफिट का क्या निकालें, परसेंटेज। जो जरा यहां लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमेशा क्या होगा बेटे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। मैंने भी कहा था हमेशा किस पे डिवाइड करना है, कॉस्ट प्राइस पे। मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, परसेंट लगाते हैं। ये फॉर्मूला भाई आप लोगों को याद होना चाहिए। याद है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो बेटे आज के बाद याद रखें। प्रॉफिट 20 रुपए कमाया, 1500 रुपए कॉस्ट था, मल्टीप्लाई 100 पे और परसेंटेज। बेटे 20 को जब आप कैलकुलेटर के साथ 1500 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.013333 और आगे चलता जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 और इंटू परसेंट। बेटा आप जैसा कि जानते हैं कि जब किसी भी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 2 जीरो होने की वजह से पॉइंट 2 वैल्यूज राइट शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट 2 वैल्यूज राइट शिफ्ट करें तो आ जाएगा 1.33 और साथ ये क्या आ जाएगा, परसेंट। तो बेटे मिरहा जो है उसने 1500 का खरीद के जब 1520 का बेचा तो टोटल अमाउंट जो उसने खर्च की उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिला, 1.33%। और क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज 9,60,000। एनुअल इनकम जो सालाना कमाता है पैसे 9,60,000 है, while the exempted amount is rupees 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है कि बेटा जिसके ऊपर कोई पूछगिछ होनी नहीं है। तो फिर उसने कहा हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे द एट द रेट ऑफ 0.75%। बेटा जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, इनकम टैक्स, उसमें वो कुछ पेमेंट हमें रियायत दे देती है। कहती है इतना तक आप कमाओ तो फिर कोई टैक्स नहीं है, इससे ज्यादा कमाओगे तो उस पर टैक्स देना है। तो वो रेट डिफरेंट होता है। खैर उसने जो दिया हम लोग उसको फॉलो करेंगे। 9,60,000 कमा रहा है और गवर्नमेंट कहती है 1,30,000 रुपए तो मैं पूछगिछ कोई नहीं है, जो बाकी बचेगा भाई उस पर टैक्स देना है। तो बेटा टोटल इनकम लिखें, वो है बेटा जी ₹9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जिस पर उसको छूट है, टैक्स टुक्स नहीं देना उसने, 1,30,000। तो बेटा टैक्स पेएबल इनकम कितनी है, टैक्स पेएबल इनकम
वो इनकम जिस पर टैक्स देना है, टोटल है भाई, सुनो देखो जरा, 9,60,000, 1,30,000 गवर्नमेंट कहती है इस पे तुझे माफी है, छूट है, कोई ना टैक्स दो। तो बाकी कितना बचा बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो टैक्स पेएबल इनकम कैसे आएगी, 9,60,000 में से बेटा माइनस कर देंगे 1,30,000। तो बेटे जब माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8,30,000, 8,30,000। बेटे 9 लाख में से जब 9,60,000 में 30,000 निकालो तो 8,30,000 रुपए बच गए। अब उसने कहा इस पर टैक्स बताना है, इस पे टैक्स देना, इस पर 9,60,000 रुपए नहीं था, इस पे टैक्स है। टैक्स रेट कितने रेट पे वो आपसे टैक्स लेना चाह रहा है, कहता है टैक्स का जो रेट है वो बेटे 0.75%। तो भाई टैक्स अमाउंट कितनी होगी फिर, टैक्स अमाउंट जितनी आपने पे करनी है, या पेएबल टैक्स भी लिख सकते हैं। उसके लिए बेटे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, टोटल अमाउंट टैक्स पेएबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। बेटे 8,30,000 एज इट इज, 0.75 एज इट इज, परसेंट जब भी हम लोग रिमूव करते हैं तो हमें पता है उसकी जगह पे क्या लिखते हैं, 100। बेटे अभी हमने क्या करना है, आपके कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करना है आपने 8,30,000 को 0.75 से। जब आप लोग मल्टीप्लाई करा दोगे तो बेटे आंसर आ जाएगा 6,22,500। डिवाइड बेटे किस पे हो रहा है, 100 पर। सिंप्लीफाई करो, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से क्या हो गए, कट गए। तो बेटा पेएबल टैक्स कितना आया, 6,225 रुपीज। तो बेटा जो टैक्स तैयब पे करेगा अपनी इनकम पर 0.75% के हिसाब से, वो कितना होगा, 6,225। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल। जी स्टूडेंट, बेटे लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। बेटे इंटरेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि जो पेमेंट हम बैंक में रखवाएं या बैंक से हम लोग उधार लें तो उस पर कुछ पेमेंट बैंक हमें देता है, और अगर हम उधार लें तो फिर हमें बैंक को कुछ पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ती है। उसी को बेटे हम मार्कअप कहते हैं, उसी को हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब इंटरेस्ट जो है भाई वो दो तरह का, एक होता है कंपाउंड और एक होता है सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट बेटे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और उसके अंदर खास बात यह है कि उसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट, जो पेमेंट आप लोग उधार लेते हैं वो बेटा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, उसको हम पी से लिखते हैं। जिस तरह ये 3,75,000 रुपया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बेटा फिक्स रहता है। और हर टेन्योर के बाद, वो हर माह हो, हर 3 माह बाद हो, हर 6 माह बाद हो या साल बाद हो, जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी बेटा फिक्स रहती है। क्योंकि यहाँ वो कंपाउंड की बात कर रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक तो लॉन्ग टर्म होता है, दूसरा बेटा इसका प्रिंसिपल भी बदलता रहता है, और उसके साथ साथ जिसकी इंस्टॉलमेंट है, पर मंथ ले लें, पर ईयर ले लें, पर सेमी एनुअल ले लें, वो बेटा क्या होती है, वो भी चेंज होती रहती है। तो अभी आप लोग जरा इसकी डाटा लिखें। इसका जो प्रिंसिपल है, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो बेटा कितनी है, ₹3,75,000। टाइम एन होता है, टाइम को किससे लिखते हैं, एन से, वो कितना है, 1 साल। बेटा रेट को हम लिखते हैं आई से, वो है बेटा 14%। परसेंट खत्म करने के लिए बेटा नीचे अगर मैं 100 लिखूं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डिवाइड होकर 0.14। इसका रेट, इसका यूनिट कोई नहीं होता। उसने कहा जी आपने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सी आई लिखते हैं। मैं पूरा लिख रहा हूं पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसे आप लोगों ने हूबहू इसी तरह याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है P इंटू 1+i⁻n-1। ये फॉर्मूला बेटे आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ी आपने एफर्ट करनी है, चलो इतना को तो थोड़ा कर लेना चाहिए।
इतने को एफर्ट करके इसको बेटा याद रख लें, बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज लगाए, काम मुकम्मल। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी बेटा प्रिंसिपल कितना, वैल्यू लिखो 3,75,000, 1 प्लस आई रेट कितना है बेटा 0.14, डिवाइड हम पहले कर चुके हैं, n 1 है बेटा। किसी भी वैल्यू की जब 1 पावर ली जाती है तो उसमें कोई चेंज आता नहीं है, और इसको ऐड करें तो आ जाएगा 1.14, 1 पावर लेंगे तो वही आंसर आना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही वो लिखा, और इसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे तो बेटे आंसर आ जाएगा 0.14। जब 0.14 आया कैलकुलेटर पे आप लोग बेटा 3,75,000 को 0.14 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटे आपका आंसर आ जाएगा 52,500 रुपीज। तो बेटा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जाएगा एक साल में 14% पर, वो बेटे कितना होगा 52,500 रुपीज। इसके साथ ही बेटे एक्सरसाइज हमारी 3.1 कंप्लीट हुई। आसान काम था, उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, आपको अच्छे से समझ आई होगी। और अगर बेटे आप लोगों को अच्छे से समझ आई है तो फिर लाजमी तौर पर आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग पहले से कर चुके हैं तो फिर वेल एंड गुड। इसके साथ ही बच्चों इसको लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। और अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो बेटा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।